नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता संत जोसेफ स्कूल की तरफ से आज आपको क्लास 9 का पाठ जो किताब हमारी अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत बिहार के एक गांव की कहानी, इस पाठ के अंतर्गत आज मैं आपको उत्पादन के साधनों के महत्व के विषय में बताऊंगा। आर्थिक विकास के साथ साथ उत्पादन के साधनों के महत्व में अंतर आया है। जैसे हमारे देश में विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो देश में आर्थिक विकास के परिवर्तन के कारण जो उत्पादन के साधन हैं, इसके अंतर्गत बहुत ही अंतर आया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि आदिकाल में मनुष्य जंगल में रहता था, या आदि मानव जो जंगल में रहा करते थे, वो कंद मूल फल या शिकार करके नदियों तथा झीलों का पानी पी करके अपना जीवन यापन किया करते थे। उन्हें किसी भी प्रकार के धन की या किसी भी प्रकार के वस्तुओं को उत्पादन नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब जीवन यापन के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, इनको एकत्रित करना और उत्पादन के कार्य में लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और यह कार्य व्यवस्थापक या संगठनकर्ता करता है। और व्यवस्थापक और संगठनकर्ता कौन होता है? तो वह एक मनुष्य होता है, जिससे व्यवस्था या संगठन एक महत्वपूर्ण बन गया है। अब आधुनिक उत्पादन प्रणाली में जोखिम का जो कार्य होता है, इसलिए जोखिम के कार्य करने वाले व्यक्ति को साहसी कहते हैं या संगठनकर्ता भी कहते हैं। उसके बाद उत्पादन तथा उपयोगिता को सृजन करने के तरीके, तो समय के अनुसार उत्पादन और उपयोगिता के सृजन के तरीके में भी बहुत ही बदलाव आ गया है। जैसे रूप उपयोगिता, यदि किसी वस्तु को हम उत्पादन करते हैं तो उसका आकार एवं रूप आकर्षक होना चाहिए। यदि उसका आकार और रूप आकर्षक नहीं होगा तो वो लोगों को आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए इसकी उपयोगिता बढ़ गई है और उसके रूप और आकार को सुंदर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके बाद स्थान की उपयोगिता, तो जैसे प्रकृति के अंदर बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं, जिससे उनके स्थान को हम परिवर्तित करके और उसमें कुछ बदलाव करके उसके महत्व को बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए कि नदियों से हमें जो रेत प्राप्त होती है वो प्राकृतिक रूप में प्राप्त होती है, उसमें किसी को भी कुछ लगाना नहीं पड़ता है। उस नदी के रेत को हम ले आकर के नगरों के अंतर्गत रखते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है, और जिससे वो मकान, रेत का उपयोग जो हम करते हैं वो मकान के निर्माण के लिए करते हैं। तो स्थान परिवर्तन से भी उसका महत्व बढ़ जाता है और उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसके अलावा जो जंगल की जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जैसे जंगल में जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे ये प्रकृति के रूप से हमें प्राप्त है, फ्री में प्राप्त है, यानी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। लेकिन जंगल से ये जो जड़ी बूटियाँ समाज में ले आते हैं और इनको बेच करके बहुत ही लोग लाभ कमाते हैं। तो स्थान के परिवर्तन के कारण इनकी जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। उसके बाद समय की उपयोगिता, तो समय की उपयोगिता, आज हमारे जीवन के अंतर्गत समय की बहुत ही कमी होती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि यदि हम वो दूरी को पैदल चल के उस दूरी को तय करते हैं तो उसमें हमें समय बहुत अधिक लगता है, और समय को बचाने के लिए हम यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि हमारा समय तो बचता है, लेकिन उसके बदले में हमें धन खर्च करना पड़ता है। जैसे हमें कहीं जाने के लिए
यदि जल्दी पहुंचना है तो हम ट्रेन का भी प्रयोग करते हैं, बस जीप का, या फिर बहुत ही जल्दी जाना है तो हम वायुयान का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो होता है हमारा खर्च अधिक लगता है। इसके बाद जो कार्य हम स्वयं करते हैं उसमें भी करने में बहुत ही अधिक समय लगता है। तो इसके लिए कई मशीनें आ गई हैं जो हमारे समय को बचत करती हैं, जैसे कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, हमारे घंटों के काम को बहुत ही जल्दी कर देता है। तो इससे हमारी समय की उपयोगिता भी बढ़ जाती है। स्वामित्व के आधार पर उपयोगिता, तो पृथ्वी में जो भी प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त है वो सभी के सभी हमें ईश्वर ने फ्री में दिया। उसके लिए वो हमसे किसी भी प्रकार का मूल्य नहीं लेता है। लेकिन पृथ्वी के कई हिस्सों पे लोगों ने कब्जा कर लिया है और उस पर अपना स्वामित्व दर्शाते हैं कि ये क्या है, ये हमारा है। और इसके बदले में यदि कोई व्यक्ति उसका प्रयोग करता है तो उसके बदले में लोग क्या करते हैं, उससे धन कमाते हैं या पूंजी कमाते हैं, धन। इसके बाद सेवा की उपयोगिता, आज से हजारों साल पहले या आज के समय में भी कई जगहों पे हम देखते हैं कि लोग जो सेवा करते हैं वो निस्वार्थ भाव से करते हैं और वो सेवा के बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं। जैसे कुछ लोग प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा कर लेते हैं और सेवा के नाम पे धन कमाते हैं। इसके अलावा भी है, जैसे मान के चलिए कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट नेता हैं जो कहते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे और जनता की सेवा करते हैं, और वो नेता बन जाते हैं। नेता बनने के बाद वो इस सेवा के बदले में सरकार से भी पैसे लेते हैं और साथ साथ में जो जनता के लिए योगदान आता है या धन आता है उसमें भी वो घोटाला करके अवैध रूप से भी पैसा कमाते हैं, जिससे वो इसका धन लूटते हैं और लोगों का धन लूटते हैं। इसके बाद आता है ज्ञान की उपयोगिता। तो हमारे देश में आज से सैकड़ों साल पहले या हजारों साल पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी। गुरुकुल के अंतर्गत जहाँ सभी अमीर और गरीब बच्चे एक साथ अध्ययन करने के लिए जाते थे और उनसे किसी भी प्रकार का कोई कर या धन नहीं लिया जाता था। वो गुरुकुल के नियम के अनुसार सभी बच्चे कार्य करते थे और भिक्षा मांग करके ले आया करते थे, जिससे गुरुकुल चला करता था। लेकिन आज के समय में ज्ञान और ज्ञान के भी लोगों ने क्या कर दिया कि व्यापारीकरण कर दिया, जिसके तहत बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं और इन स्कूलों के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में लोगों से धन लिया जाता है और उसके बदले में उनको शिक्षा दी जाती है। इसके बाद वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण। तो अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे आज की हमारी अर्थव्यवस्था है तो इसमें कई प्रकार की वस्तुओं का दैनिक जीवन में उत्पादन होता है। इन वस्तुओं को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है उपभोग की वस्तुएं और दूसरा होता है उत्पादक वस्तुएं। तो उपभोग की वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं, यानी कि जो हम सीधे सीधे अपने लिए उपयोग करते हैं, जैसे भोजन हो गया, कपड़ा, मकान, पुस्तक, पेन, टीवी, फ्रिज, ये सभी चीज़ों का हम प्रतिदिन अपने जीवन के अंतर्गत उपयोग करते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को उपभोग वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद उत्पादक वस्तुएं, तो वे वस्तुएं जिनका उपयोग हम आय प्राप्त करने के लिए करते हैं, यानी कि धन प्राप्त करने के लिए करते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। जैसे मशीन हो गया, खाद, बीज, कारखाने, बस, ट्रक, ये सभी चीज़ें जिनसे हम धन कमाते हैं, इनको उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। धन्यवाद।